हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि H1B वीज़ा किस तरीके से फाइल किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और कितना सैलरी आपको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड करना चाहिए, और एम्प्लॉयर का भी वेरिफिकेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या स्पॉन्सरशिप होती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लग सकते हैं आपको, IELTS या कोई और लैंग्वेज की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। देन उसके बाद अगर आप मैरिड है तो आप आपकी वाइफ को कैसे साथ में लेकर जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन केस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं या इसके पहले भी जो वीडियो आए हैं, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू द वीज़ा इमिग्रेशन। तो H1B वीज़ा होता क्या है? H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। USA में दो टाइप्स के वीज़ा होते हैं, एक इमिग्रेंट वीज़ा और दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वो होता है जो लोग परमानेंटली स्टे करने के लिए जाने वाले हैं। परमानेंटली स्टे अगर आप बोल सकते हैं कि चाहे वो B1 B2 वीज़ा हो, जिसको हम लोग टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा भी बोल सकते हैं, या स्टूडेंट वीज़ा बोल सकते हैं, या वर्क एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। तो H1B इज़ अ टाइप ऑफ वर्क एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसके अंडर हम लोग वर्क कर सकते हैं फॉर सम ईयर्स। एंड इमिग्रेंट वीज़ा यानी कि सिटीजनशिप, मतलब हम लोग सिटीजनशिप में उस कंट्री के पॉलिटिशियन में अब हम लोग वोटिंग भी कर सकते हैं। तो दीज आर द टू टाइप्स। एंड H1B जो वीज़ा आता है वो आता है नॉन इमिग्रेंट के अंडर। सो डोंट कंफ्यूज दैट H1B इज़ नॉट अ परमानेंट वीज़ा, इट इज़ जस्ट अ टेम्पररी वीज़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। इसमें यहाँ पर जो फर्स्ट है आपका एजुकेशन में या तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री अगर होती है तो इट्स योर प्लस पॉइंट कि आपका जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। बट ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है इसमें। देन इसमें एज की ऐसी कोई लिमिट तो नहीं है, बट हाँ अगर हम लोग बात करें कि अगर कोई 60 एंड अबव ईयर्स पर्सन अगर अप्लाई कर रहा है तो एम्प्लॉयर क्योंकि वो एक एज रिटायरमेंट का एज होता है, तो माइट बी ही कैन फेस अ प्रॉब्लम टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो ट्राई कीजिए कि आपका जो एज है वो मिनिमम 50 के आसपास हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि 65 तक हम लोग जॉब कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देन उसके बाद आपका जो भी एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है या जो भी आपको जॉब दे रहा है वो मिनिमम 60,000 USD डॉलर के अबव होनी चाहिए, या एटलीस्ट $60,000 होनी चाहिए। देन उसके बाद जो भी पर्सन आपको, जो भी एम्प्लॉयर आपको जॉब दे रहा है, उनके पास H1B वीज़ा के लिए जो स्पॉन्सरशिप रिक्वायरमेंट होती है उसकी अथॉरिटी होनी चाहिए। वरना ऐसे आपको बहुत सारे एम्प्लॉयर्स तो मिलेंगे जो जॉब देंगे, लेकिन आपको स्पॉन्सर कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आपको ऐसी ही कंपनी सर्च करनी है जो आपको स्पॉन्सर भी करे। स्पॉन्सर इज़ लाइक अ गारंटर, जो आपको एज अ फॉरेनर उनकी कंट्री में अलाउ करता है। देन उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो वी रिकमेंड कि दैट मिनिमम 7 to 10 ईयर्स का आपके पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी स्पेसिफिक डोमेन में। डोमेन लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जैसे आपका ग्रेजुएशन हुआ है इंजीनियरिंग में, और आपके पास एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री का, तो यहाँ पर ये कुछ मिसमैच हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपको हम लोग इसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगा या कोई हेल्प करेगा जॉब के लिए। तो आप जब प्रोफाइल डालेंगे तो मेक श्योर दैट कि आपका जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, आपका जो एजुकेशन हुआ है उसी से रिलेटेड आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पर जो सिलेक्शंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दी जाती है IT इंडस्ट्रीज़ को। अगर आपने आपका जो ग्रेजुएशन किसी इंजीनियरिंग से किया है, किसी इंजीनियरिंग फील्ड में किया है, और आपके पास उससे रिलेटेड अगर आपका 7 to 10 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वी रिकमेंड दैट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस।
तो ये कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी आप अप्लाई करने की सोचें। तो इस वीज़ा को अभी अप्लाई कब करना होता है, बिकॉज ये इट इज़ अ वन टाइप ऑफ लॉटरी सिस्टम। तो लॉटरी सिस्टम को अप्लाई करने का भी एक प्रोसेस रहता है, क्योंकि इसके डेडलाइंस रहते हैं। तो इसका जो डेडलाइंस रहता है ये फरवरी एंड तक रहता है। तो फरवरी एंड तक अगर आप फाइल करते हैं एवरी ईयर, तो इसके जो रिजल्ट जनरेट होते हैं तो वो मार्च में होते हैं। तो इसका जो एक हम लोग बोलते हैं कि इसका कितने पोजीशन कितनी जगह हमको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि कितने नॉन इमिग्रेंट्स वो लोग हायर करना चाहते हैं। तो इसका जो कोटा रहता है वो रहता है 85,000 का। 85,000 पर ईयर वो लोग हायर कर सकते हैं। तो उसमें से जो 20,000 जो कोटा लोगों के लिए जो कोटा रहता है वो रहता है स्पेसिफिकली फॉर द IT इंडस्ट्रीज़, जिनके पास मास्टर डिग्री हो उनके लिए ही। और बाकी जो 55,000 जो कोटा बचता है वो रहता है अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। अदर इंडस्ट्रीज़ लाइक जिनके पास बैचलर डिग्री हो और कम एक्सपीरियंस हो, तो उनको भी लॉटरी सिस्टम में कभी कभी चांस मिलता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका लॉटरी सिस्टम में जो भी मार्च में जो भी लिस्ट जनरेट हुई है, अगर उसमें आपका नंबर नहीं लगता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप री अप्लाई नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली अगले साल जो भी नेक्स्ट ईयर है आपका, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट तब तक हम लोग यही सजेशन करेंगे कि अगर आप बैचलर डिग्री होल्डर है तो तब तक आप मास्टर डिग्री करके रखिए, ताकि आपके जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाए। देन उसके बाद आता है कि इसका जो लॉटरी सिस्टम है वो कितना जनरेट होता है। एक साल में मिनिमम 2 to 3 टाइम्स वो जनरेट हो जाता है। तो आप जब भी एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आप 2 या 3 राउंड में जितने भी राउंड्स उनके चल रहे हैं, तो आप उनका लिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपका आ जाता है देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस आफ्टर द लॉटरी सिस्टम, लॉटरी सिलेक्शन। जिनका भी लॉटरी सिलेक्शन हुआ है वो ट्राई कर सकते हैं अभी अपने वीज़ाज़ के लिए। तो वीज़ा डालने के लिए उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन कुछ चाहिए रहते हैं, जो आपको एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी होती है। तो जो भी कोई एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो H1B वीज़ा पिटीशन आपके लिए फाइल कर रहा है, तो उनको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे। जो इट्स लाइक अ जॉब ऑफर लेटर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉपीज हो सकती है, जो पिटीशन हो सकता है। एंड कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे भी रहते हैं जो आपके जो स्पॉन्सरशिप के चार्जेस है, जो भी आपको एक्सपेंस आता है, कभी कभी लोग भी पे कर देते हैं। तो आपको एम्प्लॉयर से जो भी डॉक्यूमेंटेशन, हाँ ऐसा कभी कभी हो सकता है कि आपका H1B वीज़ा में लॉटरी सिस्टम में आपका सिलेक्शन हुआ है, बट एम्प्लॉयर की तरफ से बहुत लेट हो रहा है। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वर्कलोड की वजह से भी एम्प्लॉयर की तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। 2 to 3 मंथ्स या 4 to 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप वीज़ा एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारे पेमेंट्स या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एम्प्लॉयर की होती है, अगर वो क्लियर हो जाती है, देन ओनली यू कैन गो फॉर द DS-160 एप्लीकेशन। DS-160 आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है, उसके जो भी $160 एज ऑफ नो जो चार्जेस है वो आपको पे करने हैं। एंड उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है। बट ये जो भी करना है आपको अक्टूबर के बाद ही करना है, बिकॉज ऑफ 1 अक्टूबर अगर आपका मार्च या उसके नेक्स्ट अगर इसमें नेक्स्ट मंथ में कोई रिजल्ट जनरेट हुआ है अगर उनका, तो आप 1 फरवरी के पहले तो आप 1 अक्टूबर के पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं जो हमको यानी कि जो एप्लीकेंट है उनको फॉलो करने होते हैं। तो आपको लेकिन तब तक आप अपना वीज़ा एप्लीकेशन, इंटरव्यू, ये सब चीज़ें क्लियर करके रख सकते हो। वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो होती है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं वो लोग। 3 साल आपको पहले मिलता है और 3 साल रहता है उसका एक्सटेंशन। और जब आपकी 6 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द ग्रीन कार्ड। बट ग्रीन कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको आपके एम्प्लॉयर से आपका जब वीज़ा 2-2.5 साल रह रहे होंगे मतलब एक्सपायर होने के लिए, तो उसके पहले ही मिनिमम 2 ईयर्स के पहले तो आपको बोलना ही है कि I-140 फाइल करने के लिए, क्योंकि जब तक I-140 पिटीशन ग्रांट नहीं होता USA इमिग्रेशन की तरफ से,
तब तक आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मेक श्योर दैट कि आपके जो एम्प्लॉयर है वो I-140 को अप्लाई करें बिफोर 2 years, बिकॉज इसका जो वेटिंग पीरियड होता है वही होता है 15 to 18 months। एंड देन जैसे ही आपके 6 years एंड द सेम प्रोसेस विल बी अप्लीकेबल फॉर योर डिपेंडेंट, कि अगर आपके डिपेंडेंट आपके साथ जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी आपको I-140 पिटिशन ग्रांट करके देना होगा, क्योंकि जब तक वो नहीं होता है तब तक आपके डिपेंडेंट भी आपके साथ नहीं आ सकते। तो जैसे ही आपका वीज़ा ग्रांट हो जाता है, आप वहाँ पर चले जाते हैं, तो आपको I-140 आपके डिपेंडेंट के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, और वो जैसे ही ग्रांट हो जाता है देन दे ऑल्सो कैन कम टू USA। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, बट फिर भी इसके अलावा मैं आपके साथ ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीज़ा के चांसेस कितने होते हैं। देखिए, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और 7 to 8 years का एक्सपीरियंस है तो आपके 60 to 70% चांसेस होते हैं इस लॉटरी में आपका नंबर लगने के लिए। और अगर आपका मास्टर डिग्री है, 9 to 10 years का एक्सपीरियंस है, तो देर आर 90 to 95 चांसेस होते हैं आपका इसमें नंबर लगने के लिए। तो ऐसी कोई मतलब इस वीज़ा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो IT इंडस्ट्रीज़ के लिए ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। IT इंडस्ट्रीज़ के लिए वो लोग सिर्फ प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अदर्स जो कैटेगरीज आती है जैसे अकाउंटेंट हो, डॉक्टर्स हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं टीचर्स हो, तो उनके लिए भी बहुत सारी डिमांड्स होती है, बट उनका जो एजुकेशन और जो वर्क इंडस्ट्री होती है वो सेम होनी चाहिए। और आपकी जो इंडस्ट्री रहती है उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो 2 से 3 राउंड्स होते हैं, उसके बाद ही सिलेक्शन हो जाता है आपका। ओके, सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं तो जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि अगर आप वीज़ा फाइल करना भी चाहते हैं तो मेक श्योर दैट कि यू शुड फर्स्ट एलिजिबल फॉर दैट एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरीज है आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंड मैं आपसे ये भी सजेस्ट करती हूँ कि राइट नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू फाइल योर H-1B वीज़ा प्रोफाइल, बिकॉज अभी ये February मंथ चल रहा है और कुछ ही दिनों में उनका जो लॉटरी सिस्टम है वो चालू हो जाएगा। तो आपको उसके पहले ही वीज़ा फाइल करके रखनी, आपका जो H-1B प्रोफाइल है वो फाइल करके रखना है। तो इनकेस अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है, जो भी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, तो यू कैन कम विथ योर प्रोफाइल, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेगी, बट फिर भी इनकेस आपकी कुछ क्वेरीज है तो डेफिनेटली ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस, वी वुड लाइक टू हेल्प यू इन दैट। एंड वन मोर थिंग, जाते जाते ये भी कहूँगी कि अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, बिकॉज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इट विल, क्योंकि ये मुझे भी बहुत एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि मैं आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो बनाते रहूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।